मेरा रिश्ता पक्का हो गया था और मैं जल्द ही दुल्हन बनने वाली थी। मेरे होने वाले पति एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। उनके परिवार में उनके माता-पिता के अलावा उनके बड़े भाई और उनकी छोटी बहन रहती थी। वैसे तो मैं बड़े परिवार से थी, लेकिन मेरे ससुराल में बहुत ही कम लोग थे। मेरी अभी-अभी नई-नई शादी हुई थी। मैं अपने ससुराल में अपने पति के साथ अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरी एक नंद की शादी पहले ही हो चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे पति की नौकरी दूसरे शहर में लगी हुई थी। अभी मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मेरे पति की जॉब दूसरे शहर में लग गई थी। मेरी सास ने कहा कि मुझे भी अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहना चाहिए। वैसे मेरी सास बहुत अच्छी हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और मेरे पति वहां पर अकेले ही जाना चाहते थे। मगर हम लोगों ने सोचा कि मैं भी अपने पति के साथ चली जाती हूँ और इस तरह मैं अपने पति के साथ रह सकूंगी। और इसीलिए मेरे सास ससुर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसीलिए उन लोगों ने हमें जाने की परमिशन दे दी थी। हम लोग अपना सामान लेकर दूसरे शहर में आ गए थे। हम दोनों का गुजारा बहुत ही अच्छे से हो रहा था। मेरे जेठ की ये दूसरी शादी थी, क्योंकि मेरी पहली जिठानी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दूसरी शादी उन्हें बहुत ही सादगी से करनी थी। इसीलिए उन्होंने उनके लिए लड़की की तलाश करना शुरू कर दी थी। मेरी सास को जो लड़की पसंद आई थी, वो मुझे उसकी फोटो सेंड कर दिया करती थी। लेकिन अभी तक दोनों जगह से बात पक्की नहीं हुई थी। कहीं न कहीं कोई न कहीं कमी निकल ही आई थी। तो इस वजह से रिश्ता खत्म हो जाता था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरी सास को एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी। लड़की की उम्र मेरे देवर से 5 साल छोटी थी। मेरी होने वाली जेठानी कम खूबसूरत थी, इसीलिए उनके लिए अब तक कोई रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था। लड़की की फैमिली ने भी मेरे जेठ को पसंद कर लिया था। इस तरह से उन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया था और उन दोनों की शादी 1 हफ्ते के बाद होने वाली थी, क्योंकि लड़की वालों को शादी की जल्दी थी। मेरी सास ने जब मुझे लड़की का फोटो सेंड किया, तो वह मुझे पसंद आई थी। लेकिन जब मेरी सास ने ये बताया कि वो मेरे जेठ की शादी अगले हफ्ते कर रही है, इसीलिए हम लोगों को अभी से ही उनके घर आ जाना चाहिए। ये बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मेरे जेठ जी का नाम जिग्नेश था। मैंने जब अपने पति को ये बात बताई कि अगले हफ्ते उनके बड़े भाई की शादी है और हमें घर जाने के लिए पैकिंग करनी होगी, तो वह भी चौंक गए थे। मेरी सास ने उनको भी ये ही बताया था कि वे जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी कर देना चाहती थी। जल्दबाजी में हमने उनकी शादी की सारी तैयारियां की थी। 2 दिन बाद ही हम लोग वहां पर चले गए थे और शादी की सारी तैयारी हम सबने एक साथ मिलकर की थी। इस तरह 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मेरे जेठ की शादी हो गई थी। शादी बहुत ही सादगी से हुई थी और हमने शादी में बहुत एंजॉय किया था। लड़की के घर वालों को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि उनकी बेटी की शादी इतनी जल्दी हो रही है। मेरे ससुराल के सब लोग बहुत अच्छे थे। सब खाते-पीते लोग थे और घर में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी। घर भी बहुत बड़ा था। लड़की के घर वाले जबकि गरीब थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का भला सोचते हुए उसकी शादी यहाँ पर कर दी थी। मेरी जेठानी बिहेवियर की बहुत अच्छी थी। मैं उनके साथ सिर्फ 1 ही हफ्ता रही थी, क्योंकि शादी होने के 1 हफ्ता बाद हम अपने घर वापस आ गए थे। उसके बाद मैं नहीं जानती थी मेरे वहां से आने के बाद मेरे सास ससुर के साथ मेरी जेठानी जी का बिहेवियर कैसा था। और अब मैं भी अपने घर वापस आ गई थी और मेरी सास कहती थी कि हमारे मोहल्ले की सारी औरतें मेरी दोनों बहू की बहुत तारीफ करती हैं। कहती हैं कि तुम दोनों बहू को बड़ी छांट कर लाई हैं। और ये बात कहकर मेरी सास बहुत खुश होती थी। मैं भी बेफिक्र थी। चलो अच्छा है, मेरी जेठानी सास के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट हो गई है। मैं जब नई-नई आई थी तो मैं अपनी सास के साथ सिर्फ 2 ही महीना रही थी, जबकि मेरी जेठानी को तो वहीं ससुराल में रहना था। और इस तरह अब उनकी शादी को 6 महीना हो गए थे और मेरी ससुराल में उनकी कोई भी गलत हरकत नहीं देखी गई थी। जेठानी जी और जेठ जी बहुत दोनों खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे और एक बार हमारे घर पर भी आए थे। मैंने उन लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत किया था और उनके लिए अच्छा सा खाना भी बनाया था। मुझे भी अपनी जेठानी के अंदर कोई कमी नहीं लगी थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेरी जेठानी बहुत खुश थी और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर रही थी। मेरे जेठ जी भी अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश थे और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनकी शादी को 7 महीने हो गए थे, जबकि हमारी शादी को 10 महीने हो चुके थे और हम दोनों के पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी। एक दिन मेरी ससुराल से फोन आया था कि मेरे जेठ को वायरल बुखार हो गया है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पति जब जॉब से घर वापस आए तो मैंने उनको ये बात बताई थी। हम दोनों
पति पत्नी उस समय घर ही जाने के लिए निकले थे और वहां जाकर देखा तो सच में मेरे जेठ की कंडीशन बहुत खराब थी। उन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। मेरे पति और मेरे ससुर उन्हें अस्पताल ले गए थे, जबकि मेरी जिठानी बहुत बुरी तरह हालत थी। उनका तो रो रो कर बुरा हाल था और वो अपने पति को बहुत याद कर रही थी। मैं और मेरी सास उसे बार बार तसल्ली दे रहे थे कि जिग्नेश को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे बुखार तो आते जाते रहते हैं, तुम परेशान मत हो। हमारे समझाने पर मेरी जिठानी खामोश हो जाया करती थी। मेरी जेठ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनको अस्पताल में एडमिट हुए पूरा 1 दिन हो चुका था। मेरी जिठानी बेसुध सी घर में पड़ी रहती थी और उन्हें कोई होश नहीं रहता था। तभी अचानक मेरे पति का फोन आया और उन्होंने फोन करके बताया था कि वो अब खतरे से बाहर है। इस बात से हमें तसल्ली हो गई थी। मेरी जिठानी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था और अब मेरी जिठानी ने भी खाना खा लिया था, क्योंकि जब से जेठ जी को अस्पताल ले जाया गया था उन्होंने एक निवाला तक नहीं खाया था। वो भूखी प्यासी थी। आखिर वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोगों ने भी चैन की सांस ली थी जब हमें पता चला था कि जेठ जी की तबीयत में थोड़ा सुधार आ गया है। मेरे ससुर और मेरे पति अस्पताल में ही रुके हुए थे। मेरी जिठानी को हम लोगों ने खाना खिलाकर तसल्ली से उसे उनके कमरे में सोने के लिए भेज दिया था। इधर मैं भी अपने सास को कमरे में उनके पास सोने के लिए आ गई थी। हम लोगों ने घर के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया था, क्योंकि घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। हम तीनों औरतें ही थी। सब लोग सुकून की नींद सो गए थे। अब अचानक सुबह सवेरे 6 बजे मेरे पति की कॉल आने से मेरा मोबाइल बजने लगा और अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं जैसे ही घबराकर अपनी आंख खोली और मैंने मोबाइल को देखा तो पति की कॉल थी। मैंने अपने पति की कॉल रिसीव की तो उन्होंने मुझे जो खबर सुनाई तो मेरे तो होश उड़ा दिए और मैं जो कि पहले से नींद में थी, अब मेरी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। मेरे जेठ जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। ये बात हमारे लिए कोई मामूली बात नहीं थी। इस खबर ने हमें हिलाकर रख दिया था। मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मेरे पति ने कहा कि घर का दरवाजा खोलो, हम लोग 1 घंटे में आ रहे हैं। मैंने अपनी सास को जगाया और उनको यह खबर सुनाई तो वो भी फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपनी नंद को भी कॉल करके बता दिया था तो उसने भी आधे घंटे में आने के लिए कहा था, जबकि मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से अपनी जेठानी को ये खबर सुनाऊं कि वह विधवा हो चुकी है। उसका पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। वह तो बेचारी पहले ही अपने पति के लिए बहुत परेशान थी। मेरी जेठ का बुखार उतर नहीं रहा था। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि वो बच ही नहीं सके। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये बात कैसे मैं अपनी जेठानी से कहती। मेरे तो हाथ पैर बड़ी जोर से कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को मैं कैसे संभालूं। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जेठानी के कमरे में गई। मेरी जेठानी गहरी नींद में सो रही थी। मैं बड़ी हिम्मत करके उनको जगाया तो वह घबराकर उठ गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किस मुंह से उनको खबर सुनाऊं। वह अपने पति को खो चुकी है, मगर फिर मैंने हिम्मत बांध ली थी और उन्हें तसल्ली देते हुए उन्हें प्यार से और आराम से यह खबर सुना दी थी। मेरी जिठानी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी थी। अभी सुबह का वक्त था, इसलिए ठीक तरह से सुबह का सूरज निकला नहीं था, इसीलिए उनकी आवाज घर में गूंज रही थी। आसपास के लोग भी हमारे घर में जमा होने लगे थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था। घर में रोना धोना शुरू हो गया था। एक अजीब सा हंगामा हो गया था। चारों तरफ रोने का शोर सुनाई दे सकता था। मेरी नंद भी रोते हुए घर पहुंच गई थी और फिर एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। जब उनकी डेड बॉडी को घर में रखा गया तो मेरी जेठानी बिलख बिलख कर रो रही थी। अब उस बेचारी की शादी को हुआ ही कितना समय था। वह बेचारी विधवा हो चुकी थी। मेरी जेठानी की कंडीशन बहुत सीरियस थी। रोते रोते उसको भी बुखार आ गया था। वह बहुत बेहोश हो गई थी। डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उसे आराम बताया था। घर में एक हैवानियत छाई हुई थी। सब लोग गम में बैठे हुए थे। इसी तरह 3 दिन गुजर गए थे। मेरी जेठानी दिन रात सिर्फ रोती रहती थी और खामोश रहती थी। किसी से कोई बातचीत भी नहीं करती थी। मुझे तो उनको देख देख कर उन पर तरस आता था। मगर अजीब बात यह थी कि मेरे जेठानी के साथ इतना सब कुछ हो चुका था, उनके मायके में से कोई भी अपने दामाद की मौत पर नहीं आया था। अभी मेरी जेठानी अपने होशो हवास से बाहर नहीं आई थी, इसीलिए हम में से कोई भी उसे इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि हम लोग ये वजह जान नहीं पा रहे थे कि आखिर उसके मायके वाले अपने दामाद की मौत पर क्यों नहीं आए थे। और तो और मेरी सास ने हमें बताया था कि जिस दिन से उसकी शादी हुई है वह अपने मायके नहीं जाती है। कभी कभी जिग्नेश उसे कहता भी था कि तुम्हारे मायके चलते हैं, तो वह हमेशा मना कर दिया करती थी। अब वो ऐसा क्यों करती थी ये बात तो वही बता सकती थी। हमें अभी ये बात जानने के लिए उससे ठीक होने का इंतजार करना था। अभी वो अपने पति से सदमे से बाहर नहीं आई थी।
अभी उसको मरे हुए ही कितने दिन थे, सिर्फ 6 दिन। कई दिन मेरी जेठानी की हालत संभलने में गुजर गए थे। आखिरकार उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसका पति इस दुनिया से जा चुका है। अब वह एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आने लगी थी, मगर वह बहुत खामोश खामोश सी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। कुछ दिन तक हम ससुराल में रहे थे और फिर मेरे पति को अपना जॉब संभालना था और इसीलिए मेरे पति ने बताया था कि अब उनकी पोस्टिंग जयपुर में हो गई है। जयपुर हमारे घर से बहुत दूर था, जबकि हम जिस शहर में रह रहे थे वो शहर मेरे ससुराल के घर से 3 घंटे की दूरी पर था, इसीलिए हम लोग आराम से आना जाना कर लिया करते थे। लेकिन जयपुर तो बहुत दूर था। मेरे पति मुझे घर ले चलने के लिए कहा तो मेरे सास ससुर को जब ये बात पता चली कि हम लोग जाने वाले हैं तो उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की। मेरी सास कहने लगी कि बहू, तुम जानती हो कि प्रतिमा की हालत कैसी हो रही है, ऐसी हालत में मैं उसे अकेली संभाल नहीं सकती। शेखर जयपुर जाना चाहता है तो वो बेशक चला जाए, लेकिन तुम यहाँ पर हमारे साथ रुक जाओगी तो इस तरह तो मुझे भी हिम्मत मिलती रहेगी और प्रतिमा की हालत में कुछ सुधार भी आएगा। मेरे पति ने भी कह दिया कि तुम अगर यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे वैसे भी जयपुर जाना है और जयपुर यहाँ नहीं, बहुत दूर है। पास में होता तो मैं ले जाता, लेकिन आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हो सके तो तुम यहीं रह जाओ, मैं चला जाता हूँ। मुझे भी अपने पति और सास की कही हुई बात ठीक लग रही थी, क्योंकि अगर मैं अपने पति के साथ जयपुर चली गई तो मेरा पति सारा दिन जॉब पर होंगे और मैं अकेली जयपुर के फ्लैट में रहूंगी। मैंने भी सोच विचार करके अपने पति से कह दिया कि मैं यहीं रुक जाती हूँ और आप जा सकते हो। इस तरह मेरे पति अगले दिन घर पर चले गए थे और हमारा जितना भी सामान था उन्होंने यहाँ मेरे ससुराल में लाकर मुझे दे दिया था। अब मैं परमानेंट अपने ससुराल में ही शिफ्ट हो गई थी और मेरे पति भी जयपुर जा चुके थे। अब मुझे जेठानी को संभालना था। अपनी जेठानी को समझाने की बहुत कोशिश करती थी कि तुम अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट जाओ, आखिर तुम कब तक अपनी ऐसी हालत बनाती रहोगी। तुम्हारा पति इस दुनिया से जा चुका है, अब तुम सारी जिंदगी उसके गम में तो नहीं गुजार सकती ना, इसीलिए अब खुश रहना सीखो और अपना ख्याल रखो। देखो, मैं भी यहाँ तुम्हारे लिए रुकी हूँ ताकि तुम्हें यहाँ अकेलापन महसूस ना हो सके। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो जेठ जी के गम को भुला नहीं पा रही थी और कहने लगी, क्या करूं नीलम, मेरे दिल से जिग्नेश का ख्याल जाता ही नहीं है। मैं अपनी जेठानी की कंडीशन समझ सकती थी, वो बेचारी बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रही थी। कई दिन उसी तरह गुजर गए थे और जब एक दिन मुझे मेरे मायके से फोन आया कि मेरी छोटी भाभी को लड़का हुआ है। मेरे भैया ने कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर बुलाया था और इस बात के लिए मैंने जब अपने सास ससुर से सलाह ली तो उन्होंने मुझे जाने की परमिशन दे दी थी। इस तरह मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ गई थी, लेकिन मैं हर रोज कॉल करके अपनी सास और जेठानी से बात किया करती थी और उन्हें हिम्मत बढ़ाती रहती थी। इस तरह से मुझे अपने मायके में रहते हुए 10 दिन गुजर गए थे। एक दिन अचानक मेरी सास ने मुझे फोन करके एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरी सास कहने लगी कि बहू, मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहती हूँ। प्रतिमा शादी करने को कह रही है। और अपनी सास की बात सुनकर मेरे तो होश इसीलिए उड़े थे क्योंकि मेरी जेठानी तो अभी तक मेरे जेठ को अपने दिमाग से नहीं निकल सकी थी, तो फिर अपने मुंह से कोई शादी की बात कैसे कह सकती थी। मेरी सास ने मुझे घर आने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि अब इस मामले को तुम ही सुलझाओ, घर आकर प्रतिमा से बात करो कि आखिर वह दूसरी शादी क्यों करना चाहती है। मैंने अपने भैया से कहा था कि भैया, मुझे अपने ससुराल जाना है, तो मेरे भैया ने मुझे ससुराल आने की परमिशन दे दी थी। मैंने जैसे ही ससुराल में आई तो मेरी सास ने मुझे बताया कि जिस दिन से तुम यहाँ से गई हो प्रतिमा डरी सहमी सी रहती है और कल सुबह से तो बस लगातार मुझे यही कह रही है कि उसे दूसरी शादी करनी है। मेरी सास कहने लगी, भला बताओ, अगर हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे तो जमाना क्या कहेगा। मैं तो चाहती हूँ कि ये अपने मायके चली जाए और वहां से इसके घर वाले अगर इसकी शादी करना चाहते तो इसकी शादी कर ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम लोग इसकी शादी खुद कैसे कर सकते हैं। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने दीदी से उसके मायके जाने के लिए नहीं कहा, तो मेरी सास कहने लगी कि मैंने उसे कहा था कि हम तुम्हारे माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। तो वो कहने लगी कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक मेरी शादी कर दो, जहां आप लोग मेरी शादी करोगे मैं खुशी खुशी कर लूंगी, मगर मैं अपने मायके नहीं रह सकती। मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है और यहाँ से निकलना है। न जाने उसे किस बात की जल्दबाजी हो रही है और वह
वह किस तरह की बातें क्यों कर रही है। मैं अपनी जेठानी के कमरे में आई थी उससे बात करने के लिए। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दीदी ये आपने अपनी कैसी हालत बनाई हुई है और अब आप कह रही हो कि आपको शादी करनी है। क्या आप अपने होश में तो हो? अभी जेठ जी की मौत को 3 महीने हुए थे और तुम चाहती हो कि हम लोग तुम्हारी शादी कर दें। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर मम्मी पापा इतनी जल्दी तुम्हारी शादी कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि बहू को घर में भी नहीं रखा गया, बेटे के मरते ही बहू की शादी करके उसे घर से निकाल दिया। इस बारे में तो सोचिए। फिर मेरी जेठानी कहने लगी, नहीं नीलम, ऐसी बात नहीं है। मैं बस इस घर से निकलना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। यहाँ पर मेरे पति की यादें मुझे मार रही हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम शादी करना चाहती हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन मम्मी पापा तुम्हारे माता पिता की मर्जी के बिना तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। तुम एक बार अपनी फैमिली से इस बारे में बात करो। अपने मायके की बात सुनकर मेरी जेठानी को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती। मैंने उन्हें कहा कि क्यों नहीं जाना चाहती, और तुम्हारे मायके वाले जेठ जी की मौत पर भी नहीं आए थे। आखिर ऐसी क्या बात है तुम लोगों के बीच? फिर मेरी जेठानी ने मुझे अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले मुझे कभी मिलने नहीं आएंगे। मेरे मायके वालों ने अब मुझसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं शादी से पहले जॉब करती थी और मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने ये लड़का पसंद नहीं था और मेरी शादी जबरदस्ती जिग्नेश के साथ कर दी थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिग्नेश मुझे इतना प्यार देगा कि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उसका ख्याल तक मेरे दिल से निकल जाएगा। लेकिन मेरे घर वालों ने जब मुझे विदा किया था तो ये कह दिया था कि तुम हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, हमने तुमसे सारे संबंध खत्म कर दिए हैं। मेरी जेठानी मुझे बताने लगी कि मेरे घर वालों को मोहब्बत जुर्म लगती है, जबकि मैंने उनकी मर्जी के मुताबिक शादी की। फिर भी उन लोगों ने शादी के बाद मुझसे कोई संबंध नहीं रखा और मुझसे कह दिया था कि पलटकर कभी भी हमारे घर वापस नहीं आना। और मेरी सास से भी कह दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी कर लो, वरना हमारी बेटी का रिश्ता कहीं और तय हो जाएगा। यही वजह है कि मेरी शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर दी गई। लेकिन मैं फिर भी जिग्नेश के साथ बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। मैंने अपनी जेठानी से कहा, तो क्या तुम दोबारा उस लड़के से शादी करना चाहती हो जिससे तुम पहले प्यार करती थी? मेरी जेठानी कहने लगी, नहीं नहीं, आप लोग मेरी शादी जहाँ करना चाहते हो मैं वहां पर कर लूंगी, मगर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अपनी जेठानी की सारी बात मैंने अपनी सास को बता दी थी और मैंने उनसे कहा था कि हमें दीदी की बात मान लेनी चाहिए और उनकी शादी कर देनी चाहिए। इस तरह मेरी सास ने मोहल्ले का ही एक रिश्ता देखकर जेठानी की शादी कर दी थी। जिस लड़के के साथ उनकी शादी हुई थी उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। इस बारे में हमने दीदी को बता दिया था, लेकिन उनको कोई ऐतराज नहीं था। वो तो न जाने अपनी किस्मत को किसके सहारे लिए बैठी थी, बस वो किसी तरह शादी ही करना चाहती थी। अब उनकी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे जब वह रोते हुए हमारे घर पर आई थी और मैं और मेरी सास उसे देखकर परेशान हो गए थे। वह इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा था कि उसके पति ने उसे मारा है। उसके हाथ में कुछ पेपर और वह पेपर को देखकर वह बार-बार रो रही थी। मैंने उसके हाथ से वो पेपर लिए और पढ़े तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उसके पति ने उसे डिवोर्स दे दी थी और ये पेपर थमाकर उसे घर से निकाल दिया था। मेरी सास ने जब ये बात सुनी तो वह कहने लगी, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि मेरी सास भी इस बात पर बुरी तरह से रो रही थी। मैंने इस बारे में कॉल करके अपने पति को बताया तो मेरे पति ने कहा कि तुम अभी इसी वक्त प्रतिमा के ससुराल जाओ और उसके पति से पूछो कि तुमने उसे डिवोर्स क्यों दी है। प्रतिमा तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने अपने ससुर से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, हम उन लोगों के ससुराल में जाकर बात करते हैं। तो हम मेरे ससुर वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। कहने लगे कि मैं नहीं जा सकता, मुझे जरूरी काम है। ये कहकर मेरे ससुर नजरें चुराते हुए घर से बाहर निकल गए थे। अपने ससुर की ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। मेरे घर में मेरी सास प्रतिमा को संभाल रही थी। मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं प्रतिमा के ससुराल अकेले ही चली गई थी। मैं जैसे ही उसके घर गई तो मैंने उसके पति से कहा कि तुमने प्रतिमा को डिवोर्स क्यों दी है। तो वो कहने लगा कि आप बताओ, मेरी शादी को कितने दिन हुए? अभी सिर्फ कुछ ही दिन तो हुए हैं और मुझे पता चला कि प्रतिमा प्रेग्नेंट है और ये बच्चा मेरा नहीं है, बल्कि वो किसी और का पाप मेरे पास लेकर आई थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने उसे डिवोर्स दे दी। वो पिछले 1 महीने से प्रेग्नेंट है। मैंने उसके पति से कहा कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ये बात सरासर गलत है। प्रतिमा ऐसी नहीं है, वो तो सारा दिन घर में रहती है, किसी से मिलती जुलती भी नहीं है, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? और तो और उसके पति को मरे हुए भी 6 महीने हो गए हैं, तो
उसका पति कहने लगा, मैं भी तो आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे शादी के समय बता देते कि प्रेग्नेंट है तो मैं कभी उससे शादी नहीं करता, क्योंकि मुझे भी अकेली औरत की जरूरत थी। मेरे पास तो खुद पहले से ही 2 बच्चे हैं, तभी तो मैंने शिवानी से शादी की थी। इस आदमी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं बड़ी शर्मिंदा होकर अपने घर वापस आई थी। मैंने जब ये बात अपनी सास को बताई तो वह सोच में पड़ गई थी, और जब उन्होंने मेरी देवरानी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, आखिर ये बच्चा किसका है और इसने न जाने किसके साथ अपना मुंह काला करवाया है। वो खामोशी से खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह रही थी, बस जब से आई थी रोई चली जा रही थी। इधर प्रतिमा कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी, उधर मेरी सास मेरी प्रतिमा को बुरा भला कह रही थी और उसे घर से निकाल देना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी सास को समझाया था। मैंने प्रतिमा से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा लेती हूँ। अगर तुमने इस बच्चे को पैदा कर दिया तो हम लोगों को बहुत बेइज्जती होगी। मेरी जेठानी खामोशी से मेरे साथ चली गई थी और इस तरह उनका अबॉर्शन हो गया था और ये बात छुपी की छुपी रह गई थी। अभी भी मेरी जेठानी किसी से बात नहीं करती थी, बस सहमी सी अपने कमरे में रहती थी। इस बात को गुजरे हुए 2 महीने हो गए थे। मेरा कमरा अलग था। मैं जिस कमरे में अपनी शादी होने के बाद आई थी वहीं पर रात को सोई थी, और मेरे सास ससुर का कमरा लॉक था, जबकि मेरी जेठानी अपने कमरे में सोया करती थी। मेरी अपने पति से हर रोज फोन पर बात होती थी। मेरे पति ने कहा था कि प्रतिमा से पूछने की कोशिश करो कि आखिर वो बच्चा किसका था, मगर मैं अपनी जेठानी को और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। इसीलिए मैंने अपने पति से कह दिया था कि ये बच्चा जिस किसी का भी था, अब उसने अबॉर्शन करवा लिया है, इसीलिए हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। वैसे भी वो बेचारी अपने मायके नहीं जाना चाहती और उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो हमें उसके साथ किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मुझे शुरू से ही अपनी जेठानी से बहुत हमदर्दी थी, इसीलिए मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती थी। वह एक सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी। बेचारी की जिंदगी में शुरू से ही कुछ अच्छा नहीं हुआ था। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे, जब एक दिन सुबह के टाइम पर मैंने अपनी जेठानी के कमरे में गई और मैंने उसे बेहोश देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, और इस बार मुझे प्रतिमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो किसके साथ अपना मुंह काला कर रही थी? आखिर कौन था जो बार बार उसके साथ ये सब कर रहा था? घर आने के बाद मैंने फिर से प्रतिमा से पूछा कि आखिर अब ये किसकी हरकत है, क्योंकि मैं खामोशी से प्रतिमा को लेकर उसके कमरे में आ गई थी। मैंने अपनी सास को अभी तक ये नहीं बताई थी कि क्योंकि मैं जानती थी कि अब की बार अगर मेरी सास को पता चल गया कि प्रतिमा प्रेग्नेंट है तो वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे। मैंने प्रतिमा से कहा कि ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है भी है कि तुम्हारा प्रेग्नेंट होना कितनी बड़ी मुसीबत की निशानी है। आखिर तुम क्या चाहती हो कि पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाए? तुम्हारे पति को मरे हुए 9 महीने गुजर गए और इन 9 महीनों में तुम 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हो। मुझे तो लगता है कि तुम जिस लड़के से प्यार करती थी अभी भी तुम कांटेक्ट में हो, या फिर तुम किसी और से प्यार करती हो। देखो, हम लोगों की इज्जत के साथ मत खेलो। अगर तुम्हें किसी से प्यार करती हो और उसके साथ शादी करना चाहती हो तो तुम शादी कर सकती हो। हम लोगों ने पहले भी तुम्हारी शादी करवाई है। अब जल्दी से बताओ कि आखिर ये बच्चा किसका है? देखो, मैं बार बार तुम्हारी कमियों को छुपा नहीं सकती। मैं इतनी बातें कह चुकी थी, फिर भी प्रतिमा खामोश थी। मुझे उसकी खामोशी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तुम तो हमारी बेइज्जती करवाना चाहती हो। तुम्हें तुम्हारे मायके ही भिजवा देना चाहिए। मैं अभी मम्मी जी से बात करके तुम्हारे मायके छोड़कर आती हूँ। मेरी बात सुनकर एकदम से वो मेरे पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे घर वाले मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि मेरे घर वाले गरीब जरूर हैं मगर बहुत खानदानी लोग हैं। अगर हमारे परिवार में कोई लड़की या लड़का मोहब्बत करने के बारे में सोचता भी है तो उसे कोई भी रिश्ता नहीं रखा जाता। यही वजह है कि मेरे घर वाले मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा, तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी सच्चाई क्या है? आखिर तुम हम लोगों से क्या छुपा रही हो? तो वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरी हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारे ससुर जी हैं। इससे पहले मेरे पेट में जो बच्चा था वो भी ससुर जी का ही था, और अब की बार सबकी वजह से मेरे ससुर ही हैं, और मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम जानती हो ना कि हमारे ससुर जी कितने अच्छे हैं। कभी भी उन्होंने हमारा नाम लेकर हमें नहीं पुकारा। हमेशा वो हमें बेटी ही कहकर बुलाते हैं। तुम इतने अच्छे इंसान की बुराई कैसे कर सकती हो? और कितना
बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सच-सच क्यों नहीं बताती जिस लड़के से तुम प्यार करती थी, आज भी तुम उसके ही कॉन्टैक्ट में हो और तुम दोनों बार तुम उसके बच्चे की माँ बन चुकी हो। क्या तुम उससे मिलने जाती हो या फिर उसे घर में बुलाती हो? मुझे बताओ। मेरी बात प्रतिमा कहने लगी। मैं जानती थी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, तभी तो मैं इतने समय से खामोश थी, सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसने मुझे बताया कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति के अंदर कुछ कमी थी, वो मुझे बच्चे का सुख नहीं दे सकते थे, लेकिन मैं फिर भी अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरे पति का चोरी चुपके इलाज चल रहा था, जिसके बारे में हमने कभी किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन फिर मेरा पति ही इस दुनिया से चला गया। तुमने मुझे समझाया था, मुझे संभाला था, मुझे हिम्मत दी थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने लगी थी और तुम अपने मायके कुछ दिनों के लिए चली गई थी। आपके पीछे मेरे ससुर मुझ पर गंदी नज़र डालते थे। उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया था कि मैं अपने बेटे की विधवा हूँ। एक दिन मम्मी जी अपने कमरे में दोपहर के टाइम पर खाना खाने के बाद सो गई थीं। जब ससुर जी मेरे कमरे में आए थे, उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए कहा था। उनके कहने के मुताबिक मैं उनके लिए चाय बनाने चली गई थी। जैसे ही मैंने उनको चाय थमाई, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने उनके इस हरकत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर अगले दिन मेरी सास अपने बेटे के घर गई थी और मुझे खाना बनाने के लिए कह गई थी। हालांकि उस समय मेरे ससुर घर पर नहीं थे। पता नहीं मम्मी जी के घर से निकलते ही वो कहाँ से आ गए थे। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, मगर उन्होंने बंद कमरे के अंदर मेरी इज्जत को रौंद दिया था और ये भी नहीं सोचा कि मैं उनके बेटे की विधवा हूँ। उन्होंने मुझे डरा दिया था कि अगर मैं इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो वो मुझे जान से मार देंगे। उनका कहना है कि जब तक तुम मेरे बेटे की पत्नी थी तब तक तुम इस घर की बहू थी। अब मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारा फायदा उठा सकता हूँ। तुम्हारी सास से तो मेरा दिल भर चुका है, मगर तुम बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए हर रात तुम्हें अपने कमरे का दरवाजा खोलकर मेरा इंतजार करना होगा। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर इस घर से निकलवा दूंगा। फिर तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दिया जाएगा। मैं अपने मायके चली गई तो मेरे घरवाले मेरी नौकरों से भी बदतर हालत कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मोहब्बत करने वाले लोगों को इसी तरह सजा दी जाती है। इसीलिए मैं खामोशी से अपने ससुर की बात मानती रही। जब रात को मम्मी जी सो जाती तो पापा कमरे का खुला दरवाजा देखकर कमरे में आ जाते हैं और फिर मेरे साथ वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये बात कहकर प्रतिमा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, इस बार भी सबकी जिम्मेदार पापा ही हैं। जब सब लोग रात को सो जाते थे तब वो आधी रात के बीच मेरे कमरे में आकर मेरे साथ गलत हरकत करते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो तुम मेरे कमरे में ही छुप जाना, तुम्हें यकीन आ जाएगा। उनकी सारी बातें मुझे अभी भी झूठ लग रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज रात मैं उनके कमरे में छुपकर देखूंगी कि क्या सच में पापा। एक बार मैंने ऐसा ही किया। उसके कहने पर मैं उसके कमरे में एक दरवाजे के पीछे छुप गई थी। मैंने देखा कि मेरे ससुर आए थे और प्रतिमा उसके पास जाने की कोशिश कर रहे थे। प्रतिमा बार बार मेरे ससुर के आगे हाथ जोड़ रही थी और कह रही थी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी आपकी वजह से नरक बन गई है। मेरे ससुर फिर भी उसके करीब जा रहे थे। तभी अचानक मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी और मेरे ससुर मुझे देखकर चौंक गए थे, क्योंकि उनकी सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने खुलकर आ गई थी। मैंने शोर मचा कर अपनी सास को भी कमरे में बुला लिया था। मेरी सास कमरे में आई तो कहने लगी कि आधी रात को किस बात का शोर मचाया हुआ है। जब मैंने उनको उनके पति की हकीकत बताई तो उन्हें भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे ससुर ने अपनी बातों से मेरी सास को यकीन दिलाया था कि मैं और प्रतिमा झूठ बोल रहे हैं। हालांकि मेरे सास ने अपने पति पर ही यकीन किया था और इस तरह से मैं और प्रतिमा झूठे साबित हो गए थे। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे ससुर इतने दिनों से प्रतिमा की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। यही वजह है कि वो खामोश थी और इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें सच्चाई क्यों नहीं बता रही थी। मेरे ससुर बहुत चालाक आदमी थे, जिन्हें मैं अच्छा समझती थी वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मैं जानती थी ये बात मैंने अपने पति को बताऊंगी तो वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इल्जाम उनके पिता पर ही आ रहा है
और कोई भी औलाद इतनी आसानी से अपने पिता पर गलत इल्ज़ाम लगाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने फ़ौरन ही अपने पति को बुलाया था और कहा था कि आप जल्द से जल्द आ जाइए। इस दौरान मैं प्रतिमा को लेकर अपने मायके चली गई थी। उसे भरोसा दिलाया था कि मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूँगी, तुम्हारे साथ जिसने गलत किया है उसे सज़ा भी दिलवाऊँगी। मेरी बात पर प्रतिमा ने कहा था कि वो कभी भी अपने पिता पर लगाते हुए इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्हें कभी हमारी बात पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास एक आइडिया था। मेरा पति जैसे ही घर पर आए तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई थी। मेरी सोच के मुताबिक मेरे पति ने हम दोनों को बहुत डांटा था और कहा था कि तुम मेरे पिता पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, जबकि मेरी सास भी पहले ही मेरे पति से हम दोनों की शिकायत कर चुकी थी। मैंने अपने पति से कहा था, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आता तो फिर क्यों न टेस्ट करवा लिया जाए कि प्रतिमा के पेट में जो बच्चा है वो मेरे ससुर जी का ही है। मेरा पति इस टेस्ट के लिए तैयार हो गया था, जबकि मेरे ससुर जब टेस्ट करवाने के लिए कहा गया तो वो टेस्ट नहीं करवाना चाहते थे, मगर जब उनके बेटे ने उन्हें तैयार किया तो वो जैसे तैसे राजी हुए थे। हम दोनों बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि ससुर जी को सजा होनी चाहिए, उनकी गलती सब लोगों के सामने आ जानी चाहिए। और फिर ऐसा ही हुआ था। रिपोर्ट से पता चल गया था कि सच्चाई क्या है, और इस बात से पता चल गया था कि प्रतिमा के पेट में पलने वाला बच्चा मेरे ससुर का ही है, जो प्रतिमा के साथ कई बार गलत काम कर चुके हैं। ये सारी सच्चाई खुलकर मेरे पति और सास के सामने आ गई थी। मेरी सास तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी, जबकि मेरे ससुर अपने बच्चों के सामने बेहद शर्मिंदा हो रहे थे। मेरे पति ने कहा कि अब उनके पिता को सजा होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और मेरे ससुर को अरेस्ट कर लिया था। फिर न जाने प्रतिमा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसका कोई मिसकैरेज हो गया था और वह इस बच्चे से आज़ाद हो गई थी। इस तरह हमारी ज़िंदगी में एक से एक नए तूफान आते रहे, और फिर जब कुछ दिन गुजर गए तो मेरे पति ने प्रतिमा को और मुझे अपने साथ जयपुर ले जाने का फैसला कर लिया था। मेरे पति बहुत अफसोस में थे कि उनके पिता ने ये सब कर दिया था। मेरे पति ने अपने पिता को कड़ी सजा दिलवाने की में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे ससुर अपने बेटे से बहुत माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मेरे पति ने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि मेरे ससुर ने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल ठीक नहीं किया था। कुछ दिनों बाद हम लोग जयपुर आ गए थे, और जयपुर आने के बाद मेरे पति ने प्रतिमा की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी थी, और हम लोग जयपुर शहर में थे, इसीलिए प्रतिमा के बीते हुए कल के बारे में कोई नहीं जानता था। इस तरह प्रतिमा को एक अच्छा हमसफ़र मिल गया था, और अब वह अपने पति के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है, जबकि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे आज भी अफसोस होता है कि मेरे ससुर ने अपनी बेटी जैसी बहू के साथ इतना गलत किया कि उनको सजा हो गई। प्रतिमा के ससुराल वालों को मैंने यही बताया कि वो मेरी बहन है। अगर उन लोगों ने हमने ये बता दिया होता कि मेरी जिठानी है तो वो लोग उसकी कहानी जानना चाहेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि प्रतिमा के साथ पहले जो हो चुका है उसकी वजह से उसकी नई जिंदगी पर कोई असर न पड़े। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे प्रतिमा के माता पिता पर होता है, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के बाद कभी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। उस बेचारी ने अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें सही थी, मगर फिर भी उसके माता पिता को अपनी बेटी की किसी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं हुआ और उसे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ दिया। ये तो अच्छा है कि मुझे हमेशा से ही प्रतिमा की तरफ से हमदर्दी थी, इसलिए मैं उसका हमेशा साथ देती रही। अगर मैं भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती तो शायद वो बेचारी मेरे ससुर की शिकार बनती रहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह हिम्मत जुटाकर ऐसे लोगों की मदद करें जो लोग बेबस हो जाते हैं और अपनी बेबसी की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करते रहते हैं। आप लोग भी लोगों की मदद करना सीखिए। जो लोग इंसाफ चाहते हैं उन्हें इंसाफ दिलाइए, ताकि आने वाली ज़िंदगी में आपके साथ अगर कुछ भी गलत हो तो भगवान आपके लिए भी रास्ता आसान कर दे। दोस्तों, आप इस पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।